हेलो डियर, हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो क्या है, यहाँ पे मैं जो दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन आपसे जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि ध्यान भंग यानी डिस्ट्रैक्शन या विकर्षण क्या होता है। क्या पूछेगा? ध्यान भंग और विकर्षण होता क्या है, इसके जो है प्रकार और स्रोत को लिखिए। स्रोत मीन्स कि कहाँ कहाँ से जो है ध्यान भंग हो सकता है, वो स्रोत होगा, और स्रोत के जो प्रकार है वो लिखेंगे। तो ये छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें प्रकार भी नहीं है, स्रोत भी बहुत थोड़ा सा है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन अच्छा बनता है 5 नंबर के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है 10 में भी पूछ ले, तो ये लेकिन 5 नंबर के लिए इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा कि बताइए जो आप नेक्स्ट में हम देखेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। क्या चीज़? रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग का टाइप्स क्या है बताइए, और रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग कहा जाए तो तर्क जो है होता क्या है। अब चूँकि जो लोग रीजनिंग के बारे में जानते होंगे उनको पता होता है कि यहाँ पे तर्क लगा के समस्याओं को समाधान किया जाता है। रीजनिंग जो होता है ये थोड़ा जो भी उलझन होता है उसको अच्छे से आसानी से ये उलझाने में काम आता है। तो इसको हम फिलहाल देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अभी हम लोग देखने वाले हैं ध्यान भंग यानी विकर्षण के ऊपर। देखिए क्वेश्चन में आपका प्रश्न में ध्यान भंग रह सकता है या विकर्षण रह सकता है, दोनों में से कोई भी दे देगा कि ध्यान भंग किसे कहते हैं, ध्यान भंग के प्रकार और स्रोत लिखे, या क्वेश्चन में दे देगा विकर्षण क्या होता है, विकर्षण के प्रकार और स्रोत लिखे। दोनों का एक ही इंग्लिश होता है, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसका जो है हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। देखिए ध्यान भंग या विकर्षण क्या होता है, तो व्यक्ति का किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते समय किसी अन्य उद्दीपक के कारण ध्यान कहीं और चला जाए या ध्यान में बाधा उत्पन्न हो तो उसे ध्यान भंग या विकर्षण कहते हैं। सिंपल सी बातें हैं कि हम कहीं ध्यान लगा रहे हैं और किसी कारण से ध्यान मेरा वहाँ से हट गया, ध्यान मेरा वहाँ से जो है कहीं और चला गया, या जो हम ध्यान कहीं लगा रहे हैं उस ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न हो रहा है, मतलब किसी कारण से हम वहाँ पे ध्यान नहीं लगा पा रहे जहाँ पे हमको लगाना है, मतलब बाधा उत्पन्न हो रहा है। और यही जो है क्या कहलाता है, यही जो है आपका ध्यान भंग या विकर्षण कहलाता है। समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति है किसी वस्तु किसी उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करते समय उसको किसी अन्य उद्दीपक या अन्य वस्तु के कारण जो है ध्यान कहीं और चला जाए या ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न हो तो वही जो है ध्यान भंग या विकर्षण होता है। बहुत आसानी से समझ गए। चलिए समझ गए कि ध्यान भंग ध्यान विकर्षण क्या होता है। मतलब कोई जैसे हम इस मोबाइल पर ध्यान लगा रहे हैं, हम आपको यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बट बाहर से कोई हल्ला करने लगा, हमको बुलाने लगा, तो क्या होगा, मेरा माइंड यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, और मेरा जो ध्यान है वो भंग हो जाएगा, और वो जो ध्यान हम यहाँ आपके वीडियो पढ़ाने में लगा रहे थे वो ध्यान कहीं और चला जाएगा। या जब भी हम शुरू करते हैं इस पर ध्यान लगाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बाहर से हमको कोई हल्ला गुल्ला कर दे रहा है, शोर कर दे रहा है, गाना बजा दे रहा है, और जिसके कारण जो है हम क्या कर रहे हैं वो उसके तरफ ध्यान चला जा रहा है और इसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है ध्यान लगाने में। तो यही जो है आपका ध्यान भंग या विकर्षण होता है। उद्दीपक के बारे में मैं बता चुका हूँ। उद्दीपक वह जो है उद्दीपक वो चीज़ होता है जो अपने ओर आपको खींचता है, अपने ओर आकर्षित करता हो, चाहे वो कोई वस्तु हो सकता है, चाहे वो कोई आदमी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, जो है गीत संगीत, ये सब जो है एक उद्दीपक के अंतर्गत। उद्दीपक वो होता है स्टिमुलेटिंग, जो आपको अपनी ओर खींचता हो, आकर्षित करता हो, वही जो है उद्दीपक होता है। समझ गए। चलिए ये समझ गए। अब देखिए ध्यान के प्रकार देख रहा है। ध्यान के प्रकार कितना होता है, बहुत आसान है। ध्यान का मात्र 2 प्रकार होता है। एक होता है निरंतर या सतत ध्यान भंग, एक होता है अनिरंतर या असतत ध्यान भंग। समझ गए क्या चीज़? ध्यान भंग के 2 मात्र प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन के 2 प्रकार होते हैं ओनली। एक होता है निरंतर यानी सतत ध्यान भंग, मतलब कंटिन्यूअस ध्यान भंग, और एक होगा क्या चीज़, अनिरंतर यानी असतत ध्यान भंग, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। तो याद करना भी आसान है। ध्यान भंग के 2 प्रकार, एक निरंतर या इसी को सतत मतलब लगातार कहते हैं, और एक होता है अनिरंतर यानी असतत ध्यान भंग। ठीक है, याद हो जाएगा दोनों प्रकार। अब चलिए इसमें निरंतर ध्यान भंग क्या होता है देख लेते हैं। देखिए यह लगातार होने वाला ध्यान भंग है। नाम से स्पष्ट है कि कंटिन्यूअस, सतत या निरंतर ध्यान भंग। तो ये जो ध्यान भंग होगा क्या होगा, लगातार ध्यान भंग होने वाला है। ये जो है लगातार होने वाला ध्यान भंग होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पड़ोस में से लगातार आने वाली संगीत का शोर, इससे निरंतर रूप से ध्यान भंग होता है।
समझिए आप पढ़ने बैठे, आपके पड़ोस में किसी का शादी है और वहाँ पे डीजे बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है। तो जब भी आप पढ़ने बैठे डीजे शुरू है तो क्या होगा, आप कोशिश करेंगे कि इस डीजे को छोड़कर हम अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। बट जो डीजे बज रहा है उसके कारण जो है आपका क्या होगा, पढ़ाई पर फोकस नहीं हो के बार बार उस संगीत पर फोकस जाएगा, ध्यान डिस्ट्रैक्शन होगा। तो जो है वही क्या होता है, लगातार होता है और ये जो है लगातार आपका ध्यान भंग उसके कारण होते रहेगा। तो जो है ये आपका क्या होगा, निरंतर या सतत ध्यान भंग। समझ गए कि जैसे कोई गीत संगीत पड़ोस में बढ़ रहा है और उसके कारण जो निरंतर बाधा उत्पन्न होगा, जो ध्यान भंग होगा वो जो है निरंतर होता है। ठीक है, इससे जो है आपका निरंतर ध्यान भंग होता है। तो ये दोनों समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं सांतर या असतत या अनिरंतर ध्यान भंग, मतलब डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, यह ध्यान भंग वह होता है जिसमें व्यक्ति का ध्यान रुक रुक कर भंग होता है, जैसे बिजली का थोड़ी थोड़ी देर में चले जाना। यह व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। देखिए, अगर लगातार ध्यान भंग हो गया तो हम समझ गए कि भाई आज मेरा पढ़ाई गया, आज मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा, है ना। बट बीच बीच में जो है अगर कोई ध्यान भंग करता है, थोड़ी थोड़ी देर पर हमें आकर डिस्टर्ब करता है, तो उससे क्या होता है कि आदमी के जो कार्य करने का जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाता है। क्योंकि उससे जो है अनेक प्रकार के चीज़ें उत्पन्न हो सकता है कि बीच में बार बार आकर कोई जो है आपको डिस्टर्ब करे, ध्यान जो आपका लगा हुआ है उस ध्यान को भटकाए, भंग करे। तो ये जो है इससे जो क्षमता है कार्य करने का वो भंग होता है। अब मानिए हम समझ गए कि आज जो मेरा पढ़ाई नहीं होने वाला है, लगातार गाना बाना ये सब बज रहा है या कोई घर में आ चुका है जिसके कारण लगातार जो है आज पढ़ाई बाधित रहने वाला है। मान के पढ़ने बैठे बट जो है घर में कोई मेहमान आया है, अब वो जो है बार बार जो है क्या हो रहा है, हम उसके कारण वो बातें घर में कर रहा है जिसके कारण आवाज़ से जो है हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हम समझ जाएंगे कि वो मेरा ध्यान जो है आज नहीं होने वाला है पढ़ाई में और छोड़ देते हैं, तो वो लगातार ध्यान भंग हो जाएगा, सतत मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन। वहीं पे अनिरंतर या असतत ध्यान भंग में ये होता है कि यह ध्यान भंग वह होता है जिसमें व्यक्ति ध्यान रुक रुक कर भंग होता है, जिसमें व्यक्ति का जो ध्यान होता है थोड़ी थोड़ी देरों पर जो है ध्यान भटकते रहता है, ध्यान भंग होते रहता है। इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूअस अनिरंतर कहा गया है। और इस अनिरंतर में जो होता है व्यक्ति का जो कार्य क्षमता करने का होता है वो प्रभावित होता है। जैसे मानिए कि आपका बिजली है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर जो है बिजली कट जा रही है, थोड़ी थोड़ी देर पर जो है बिजली कट जा रही है, तो जो आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपका ध्यान क्या होगा, भटक जाता है, ध्यान डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और जो है फिर से लाइट आने पर आपको फिर से एनर्जी लगाना पड़ता है, फिर से उसको समझना पड़ता है, कहाँ पढ़ रहे हैं उसको फिर से देखना पड़ता है। मतलब जो आपका कंटिन्यूटी है वो टूट जाता है। और यही जो है होता है क्या चीज़, असतत यानी अनिरंतर ध्यान भंग। तो उम्मीद है आप लोग दो प्रकार समझ गए होंगे, सतत और असतत, निरंतर और अनिरंतर। दो ही प्रकार था ध्यान भंग का और ये दोनों बहुत आसान था जिसको समझ गए। ठीक है, चलिए अब चूंकि हमसे पूछा गया था कि ध्यान भंग का स्रोत भी लिखे कि कहाँ कहाँ से जो है ध्यान भंग आदमी को मिल सकता है। तो देखिए इसमें मात्र दो ही स्रोत है, एक है बाह्य स्रोत और एक है आंतरिक स्रोत। एक ऐसा स्रोत होगा जो कि बाह्य कारकों से मिलेगा, बाह्य वातावरणों से मिलेगा, और एक ऐसा जो है स्रोत होगा जो कि आंतरिक, जो खुद से या आपके आंतरिक जो भी माहौल होगा उससे जो ध्यान भंग होता है तो वो आंतरिक स्रोत होगा, और एक बाह्य स्रोत होता है। तो स्रोत में मात्र दो ही स्रोत होगा, एक बाह्य स्रोत और एक आंतरिक स्रोत, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो ध्यान भंग डिस्ट्रैक्शन के सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन के टू सोर्स है। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो जो है आपको लिखना पड़ेगा कि टू सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उसमें से जो है एक होगा वन इज द एक्सटर्नल सोर्स एंड सेकेंड इज द इंटरनल सोर्सेज। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बाह्य स्रोत जो होगा उसमें क्या क्या होता है जिसके कारण आपका ध्यान भंग हो सकता है। देखिए तापमान में उतार चढ़ाव, जैसे गर्मी सर्दी। अब जैसे तापमान में जैसे उतार चढ़ाव होगा, गर्मी सर्दी, ये सब जो है आपके ध्यान भंग, ध्यान लगाने में जो है ये क्या करता है, जो है ये आपको भटकाता है। तो उतार चढ़ाव, मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब जो है आपके तापमान में उतार चढ़ाव के कारण भी ये ध्यान भंग होता है और ये बाहरी कारण है। ठीक है, बाहरी स्रोत है। समझ गए। देखिए
शोरगुल जैसे संगीत झगड़े का आदि। जैसे आपके आसपास में कोई संगीत बज रहा हो, झगड़े हो रहा हो, उसके कारण जो ध्यान भंग होता है, ये सब बाह्य होता है। बाह्य कारक होता है जो कि आपके घर में कोई बजा दिया आपके पढ़ते समय गाना, या आपके आस पड़ोस में या घर में लड़ाई शुरू हो गया, तो ये सब जो है बाह्य कारक होता है। शोरगुल जैसे बाह्य कारक होता है, समझ गए, बाह्य स्रोत होता है। अनुचित रोशनी मतलब जितना पर्याप्त काम के लिए रोशनी आपको होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से ध्यान लगा सकें, उतना जो है सोर्स से जो है उतना आपको सही से रोशनी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ध्यान आपका टूटता है, ध्यान भटकता है और यही जो है आपका ध्यान भंग होता है। तो अनुचित रोशनी भी एक इसका स्रोत होता है बाह्य स्रोत में, ठीक है। अनुचित संवातन मतलब वेंटिलेशन जो होगा वो अनुचित होगा। मतलब जो हमने वेंटिलेशन पढ़ाया भी है कि जो है साफ़ सुथरी एयर कंडीशन में, तो ये जो एयर कंडीशनर होगा बिल्कुल जो है ख़राब होगा, अनुचित होगा, तो उससे भी ध्यान भटकता है। मतलब समझिए कि रूम में बहुत अधिक गर्मी है तो लोग क्या करता है, बाहर जाके रहता है, तो जिससे भी ध्यान भटकेगा। तो ये जो चीज़ें होता है आपका बाह्य स्रोत में इतना होता है। तापमान में उतार चढ़ाव, शोरगुल, अनुचित रोशनी, अनुचित संवातन, ये सब जो है आपके ध्यान भंग के बाह्य स्रोत है, समझ गए। आंतरिक स्रोत क्या है, देखिए आंतरिक स्रोत जैसे आपके खुद से इंटरनल सोर्सेज हो सकता है। जैसे उम्र के हिसाब से आदमी का जो है ध्यान जो है भटकता रहता है। जैसे जो बूढ़ा आदमी रहता है उसका ध्यान भी भटकेगा, जो बच्चा रहता है उसका बहुत चंचल मन रहता है, कभी इस खिलौना पर ध्यान है, कोई और बढ़िया खिलौना लाकर उसको दे दीजिए उस समय, तो एक खिलौना को छोड़ देगा और इस वाले खिलौने पर जो है चला जाएगा। तो उम्र के हिसाब से भी जो है उसका ध्यान का जो है ये चीज़ें होता है, ध्यान भंग होता है, ठीक है। तो आंतरिक कारण हो जाएगा एज, ठीक है। चलिए उसके बाद ये सब व्यक्तिगत, इसको आंतरिक कारक को व्यक्तिगत कारक भी कह सकते हैं, समझ गए। चलिए जो आदमी को खुद से, तो एज भी उसको खुद से एक स्रोत है। मानसिक स्वास्थ्य जो है एक उसको जो है ध्यान भंग करने में बहुत बड़ा मदद करता है और इसका खुद का आंतरिक एक जो है एक क्या होता है, स्रोत होता है। किसी का अगर मेंटली हेल्थ सही नहीं होगा तो उसका जो है ध्यान भंग अच्छे से लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, किसी चीज़ पर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिए कि जिसका अगर मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा, बार बार उसका जो है ध्यान भंग होते रहेगा। एक स्रोत और रुचि मतलब अनइंटरेस्टेड, अगर कोई व्यक्ति में और रुचि रहता है तो उससे भी जो है बार बार ध्यान भंग होगा ही होगा। तो ये सब जो है उसका खुद का या इंटरनल जो है उसका क्या होता है, सोर्सेज होता है, ठीक है। बीमारी व थकान, इलनेस और फैटिग्यू, तो जो किसी व्यक्ति में अगर जो है बीमारी है और कोई व्यक्ति में अगर जो है थकान बहुत ज़्यादा है तो जो है उसका ध्यान जो है अपने कामों पर नहीं हो पाएगा, यानी ध्यान भंग होगा इसके कारण भी। नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क। अब व्यक्ति किस प्रकार से वो अपना कार्य कर रहा है वो उसके डिपेंड करता है कि जो है ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम कर रहा है या फ्री होकर काम कर रहा है, तो ये जो है कार्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है, समझ गए। प्रेरणा की कमी और लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है, ध्यान कहीं पे लगाना चाहता है बट उसको उतना ज़्यादा प्रेरणा उस बारे में नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, जिससे उसको ध्यान लगाने में, काम करने में उत्साहित हो और रुचि बढ़े, तो उतना मोटिवेशन का कमी होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा की कमी से भी ध्यान भंग बढ़ता है। तो समझ गए, ये सब जो है ये सब किसी व्यक्ति में खुद का एक रीजन होता है, इसी को इंटरनल जो है सोर्स बोलते हैं। क्या चीज़, उम्र, मानसिक स्वास्थ्य, अरुचि, बीमारी या थकान, कार्य की प्रकृति और प्रेरणा की कमी, ये सब जो है इंटरनल सोर्स है। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं, और एक एक्सटर्नल सोर्स था, एक इंटरनल सोर्स था, और प्रकार भी हम लोग 2 प्रकार देख चुके हैं, और जो है ध्यान भंग होता क्या है इसको भी देख चुके हैं। तो 10 या 5 नंबर में आपसे पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि तर्क क्या होता है। तर्क क्या है, तर्क के प्रकार लिखिए। तर्क क्या है, व्हाट इज रीजनिंग, राइट डाउन द काइंड्स ऑफ रीजनिंग। देखिए रीजनिंग, तर्क जो होता है एक लॉजिक होता है, रीजनिंग लॉजिकल चीज़ों पर काम करता है, किसी भी चीज़ में लॉजिक लगता है, लॉजिक। तर्क जो होता है, तो रीजनिंग पूछेगा, रीजनिंग क्या होता है और रीजनिंग का कितने प्रकार होता है बताइए। तो चलिए आज हम जो है रीजनिंग के बारे में ही देखते हैं, तर्क के बारे में। देखिए अब तर्क में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया, अपना अलग अलग जो है बातें रखा, यानी परिभाषा। देखिए जेम्स ड्रेवर के अनुसार जो है, जेम्स जो ड्रेवर था, इनके अनुसार तर्क जो है चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा समान नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। देखिए जेम्स ड्रेवर ने कहा कि तर्क जो है, रीजनिंग जो है, थिंकिंग का एक
वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस है। क्या कहा जेम्स ड्रोवर ने कि जो आपका तर्क है ना, वो तर्क जो है चिंतन का ही एक वह प्रक्रिया है, मतलब चिंतन के दौरान ही तर्क लगाया जाता है। तो वही है कि तर्क का ही एक प्रक्रिया है, चिंतन का ही यानी थिंकिंग का ही एक प्रक्रिया, प्रोसेस है। कौन? रीजनिंग। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि जो रीजनिंग तर्क है, तर्क जो है चिंतन की वह प्रक्रिया है, यानी चिंतन की प्रक्रिया है तर्क, समझिएगा, जिसमें निष्कर्ष होता है। तर्क में क्या होता है? निष्कर्ष होता है, अथवा समान नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। चूँकि आप लोग देखिएगा, पढ़ते होइएगा, रीजनिंग पढ़े होंगे, उस रीजनिंग में जो है कोई ऐसा जो है कोई ऐसा मतलब उसमें जैसे मैथ का फार्मूला होता है ना, a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल क्यूब, उसके बाद होता है कि √45 के क्या मान है, sin 45 का क्या मान है। इस प्रकार से तमाम ऐसे फार्मूला होता है, एरिया का क्षेत्रफल, ये सब तमाम प्रकार के जो फार्मूला होता है ना, तो उसमें मैथ में लॉजिक नहीं होता है, मैथ में कोई रीजनिंग नहीं होता है। बट ये जो रीजनिंग आपका होता है, इसमें तर्क लगा के, इसमें जो है तर्क लगा के जो है चीज़ों को हल किया जाता है, यानी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो समस्या हम सोचे हैं, जो थिंकिंग है, जो चिंतन है, उसके एक प्रक्रिया होता है, जिसमें जो तर्क होता है, इस समस्याओं का समाधान होता है एक समान नियम से। आप लोग जो लोग भी रीजनिंग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि रीजनिंग में कोई स्पेसिफाई जो है फार्मूला नहीं होता है, कोई स्पेसिफाई फार्मूला नहीं होता है। उसमें नॉर्मल जो है दैनिक जीवन में जो बीत रहा है उसके हिसाब से एक समान नियम लगा के समस्या का समाधान किया जाता है। जैसे ब्लड रिलेशन जब आप रीजनिंग में पढ़ते होइएगा तो वहाँ पे जो है सीता के माँ के पिता के बेटा सीता के क्या लगेगी। अब इसके लिए कोई जो है स्पेसिफाई फार्मूला नहीं है, इसके लिए कोई जो है सूत्र नहीं है, कोई स्पेसिफाई, कोई जो है एग्जैक्ट इसके लिए फार्मूला नहीं है। इसको जो है आदमी अपना समान नियम लगाता है कि सीता के माँ के बेटा सीता के क्या लगेगी। तो जो है ये सोचा जाता है कि सीता के माँ मतलब सीता के माँ हुई, सीता के माँ के बेटा, सीता के माँ के बेटा यानी माँ के बेटा भाई होगा, तो सीता को क्या लगेगी, तो सीता के जो है भाई ही लगेगा वो। तो जो है इस प्रकार से सोचा जाता है, तर्क लगाया जाता है, जो क्वेश्चन को, प्रश्न को या कोई समस्या को समाधान में एक समान नियम लगाया जाता है। और यह है एक तर्क का ही प्रक्रिया होता है। कोई भी रीजनिंग का सवाल होता है उसमें चिंतन करना पड़ता है, उसमें क्या करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। बगैर चिंतन के जो है आप रीजनिंग के सवाल को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ही कहता है जेम्स ड्रेवर के अनुसार कि तर्क जो है चिंतन की एक वह प्रक्रिया है। मतलब यह चिंतन, रीजनिंग के कोई भी सवाल सोल्व करिएगा तो चिंतन, वहाँ पे थिंकिंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब यह प्रक्रिया आ जाता है थिंकिंग का, जिसमें निष्कर्ष होता है, जिसमें कोई निष्कर्ष जरूर होता है कि हमें जो है सीता के क्या लगेगी, मतलब सीता के क्या लगेगी तक हमको पहुँचना है, सीता से लेकर सीता के क्या लगेगी यहाँ तक हमको पहुँचना है, जिसमें एक निष्कर्ष हो गया कि हमको सीता का रिलेशन ढूंढना है, उसके जो भी बताया जाता है बीच में। तो ये उसमें एक निष्कर्ष होता है अथवा समान नियमों के आधार पर समस्या का समाधान होता है। वही मैंने बता दिया कि इसमें कोई जो है एग्जैक्ट जो है नियम नहीं होता है, फार्मूला नहीं होता है। इसमें समान जो है लॉजिक लगाकर, रीजनिंग लगाकर, नियम लगाकर समस्याओं को समाधान किया जाता है। और जो है एक चिंतन का क्या होता है, प्रक्रिया होता है, मतलब एक थिंकिंग का प्रक्रिया होता है, जहाँ पे थिंकिंग करके और उसमें जो है लॉजिक, रीजनिंग लगाया जाता है और हल किया जाता है। समझ गए जेम्स ड्रेवर का, समझ गए ना। चलिए ये हो चुका। नेक्स्ट है मन के अनुसार। देखिए मन के अनुसार क्या होता है कि तर्क में गत अनुभवों का संयोजन इस प्रकार होता है कि समस्या का समाधान हो सके। यह संयोजन तभी होता है जब गत समाधानों के पुनरुत्पादन से समस्या समाधान नहीं होता है। देखिए मन वाला को परिभाषा को काटिए, मन वाला को परिभाषा को काटिए, ये थोड़ा हार्ड है आपको समझने में, तो इसको काटिए, कोई भी एक परिभाषा लिख देना है। वो जेम्स ड्रेवर वाला आसान था, लिख दीजिएगा। बट एक चीज़ें यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी क्या लिखा है, यहाँ भी लिखा है कि समस्या का समाधान हो सके, वहाँ भी था समस्या के समाधान और यहाँ के भी है समस्या का समाधान। यह क्या है, एक
कॉमन चीज़ें हैं समस्या का समाधान। तो दोनों रीजनिंग जो है समस्या का समाधान होता है। किसी भी चीज़ को क्या चीज़ यह अब इस समस्या का समाधान कब होता है, यह थिंकिंग के एक प्रक्रिया में आता है। जैसे किसी चीज़ पर आप सोचिएगा, उसमें रीजनिंग आता है, तर्क आएगा, और वो तर्क जो है समस्या समाधान के जो है एक उद्देश्य से, समस्या समाधान का एक जो है उद्देश्य होता है, और वो समस्या समाधान ये रीजनिंग के थ्रू मिलता है। तो यही जो है आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है। समझ गए ना। चलिए मन के अनुसार छोड़िए, सिर्फ ये देखिए कि यहाँ भी समस्या समाधान था और वहाँ भी समस्या समाधान है। और चूंकि जो रीजनिंग है एक समस्या समाधान के लिए ही एक तर्क लगाया जाता है। ये तर्क जो है चिंतन के प्रक्रिया के दौरान आता है। मतलब ये जो रीजनिंग है ये चिंतन के प्रक्रिया के दौरान ही आता है, जिसमें एक उद्देश्य होता है, जिसमें एक क्या होता है, निष्कर्ष होता है कि हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना है, और जो है उसके लिए रीजनिंग तर्क लगाया जाता है। और फिर जो है समान नियम से जो है उसको क्या किया जाता है, समान नियम से हल किया जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफाई जो है फार्मूला वगैरह नहीं है। जो लोग रीजनिंग पढ़े होंगे उनको पता होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तर्क के प्रकार। तर्क के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग मतलब आगमन तर्क, एक होता है निगमन तर्क मतलब डिडक्टिव रीजनिंग, और एक होता है आपका मूल्यांकनात्मक तर्क मतलब इवैल्यूएटिव रीजनिंग, और एक होता है क्या चीज़ आपका एनालॉजिकल रीजनिंग। तो ये चीज़ें हैं सादृश्यात्मक रीजनिंग तर्क। देखिए मात्र 4 रीजनिंग है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक आगमन, एक निगमन। आगमन मतलब आना, निगमन मतलब जाना। ठीक है, इस तरीक़ा से याद रखिएगा, याद रखने का टेक्निक है। मूल्यांकनात्मक तर्क मतलब इवैल्यूएटिंग तर्क मतलब जहाँ पे चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के बारे में आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मूल्यांकन क्या होता है। तो किसी भी चीज़ों के बारे में रिजल्ट जो मिला है उस रिजल्ट के बारे में देखना, परखना, सोचना कि ये जो रिजल्ट है ये हमने जो काम किया उसके अनुसार परफेक्ट आया या नहीं आया, यही जो है मूल्यांकन। जैसे हमने पढ़ाई में जो इतना हम पढ़े उस अनुसार मेरा रिजल्ट आया या नहीं आया, या कि कहाँ पर कमी रह गया, तो उसके अपने अंदर चीज़ों को या जो भी रिजल्ट मिला है उसको मूल्यांकन करना, उसको समझना, देखना, यही जो है मूल्यांकन होता है। समझ गए ना। तो याद रखिएगा क्या होता है, 4 टाइप से रीजनिंग होता है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इवैल्यूएटिव रीजनिंग और एनालॉजिकल रीजनिंग। कहा जाए तो आगमन तर्क, निगमन तर्क, मूल्यांकनात्मक तर्क और सादृश्यात्मक तर्क। क्या चीज़, आगमन तर्क, निगमन तर्क, आगमन निगमन, आगमन निगमन, मूल्यांकनात्मक तर्क। ये तीनों तो आसान है, आगमन निगमन, और ये तीसरा मूल्यांकनात्मक तर्क, चौथा सादृश्यात्मक तर्क। चारों आसान है, थोड़ा दिमाग में 2-4 बार रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। आगमन, निगमन, मूल्यांकनात्मक और सादृश्यात्मक तर्क। समझ गए। चलिए अब चारों का जो है देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए आगमन तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग। आगमन तर्क वह तर्क है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों एवं निरीक्षणों के आधार पर किसी विशेष घटना के संबंध में समान सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल का प्रतिपादन करता है। देखिए आगमन तर्क वह तर्क होता है, मतलब रीजनिंग, आगमन इंडक्टिव रीजनिंग और रीजनिंग होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस, अपने निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन के आधार पर, बेस पर वह किसी भी घटना के जो है वो क्या करता है, अपना बुद्धि लगाता है, अपना समान सिद्धांत लगाता है और उसको करने का प्रयास करता है। वही जो है इंडक्टिव रीजनिंग हो जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या हो जाएगा, कोई भी पूछेगा कि बताओ आगमन तर्क क्या होता है, तो सीधा बताएंगे कि आगमन तर्क वह तर्क होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर, अपने निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है किसी भी काम को या किसी भी घटना को जो है संबंध में जो है समान सिद्धांत से उसका हल निकालता है, उसका प्रतिपादन करता है, उसी को जो है हम लोग आगमन तर्क बोलते हैं। सिर्फ ये याद रखिएगा कि जिसमें व्यक्ति जो है अपने अनुभव और निरीक्षणों के आधार पर, ये याद रखिएगा, यही जो है इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट है आगमन तर्क का। आगमन तर्क का ये इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपने अनुभव और निरीक्षणों के आधार पर जो भी चीज़ें होगा, जो भी घटना होगा, उसमें अपना दिमाग, अपना समान निर्देश लगा के और उसका प्रतिपादन करता है, मतलब उसका हल निकालता है, और यही जो है आगमन तर्क होता है। समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए दूसरा है निगमन तर्क। निगमन तर्क क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। निगमन तर्क में व्यक्ति अपनी समस्या के संबंध में पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष निकालता है। देखिए आगमन तर्क तक क्या था कि इसमें व्यक्ति खुद के अनुभव, खुद के ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है वो किसी भी जो है तथ्यों को, किसी भी घटना को जो है अपना बुद्धि, अपना सिद्धांत से जो है प्रतिपादित करता है, तो वो जो है आगमन तर्क हो जाता है। बट निगमन तर्क में ये कह रहा है कि इसमें जो है पहले से कोई फिक्स नियम है, पहले से जैसे कोई फिक्स नियम है। जैसे रीजनिंग के चैप्टर जब आप पढ़िएगा, मतलब कंपटीशन में, तो रीजनिंग में जो है कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ पे फार्मूला दिया गया है,
जहाँ पे पहले से फार्मूला निर्धारित है, जहाँ से पहले से फार्मूला निर्धारित है, वो फार्मूला की यूज करके व्यक्ति जो है उसका निष्कर्ष यानी रिजल्ट निकालता है, तो वो क्या हो जाएगा, निगमन तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग। उम्मीद है समझ गए होंगे कि निगमन तर्क वह तर्क होता है जिसमें व्यक्ति अपनी जो भी समस्या है उस समस्या के संबंध में पहले से जो ज्ञात नियम या जो तथ्य फैक्ट है उसके आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष निकालता है। यही जो है निगमन तर्क कहलाता है। आगमन तो अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर जो है उसका निष्कर्ष निकालेगा, तो वो आगमन तर्क होगा। बट निगमन तर्क में होता है कि जो भी व्यक्ति का समस्या है या जो भी चीज़ें फाइंड करना है, जो भी चीज़ें प्राप्त करना है, उससे समस्या या प्राप्त करने से संबंधित जो भी तथ्य या जो भी नियम, जो भी फार्मूला है वह पहले से ज्ञात है, पहले से दिया हुआ है, और उसका उपयोग करके या उसके आधार पर जब कोई रिजल्ट हम निकालेंगे तो जो है वो क्या हो जाएगा, निगमन तर्क होगा। समझ लीजिए कि जैसे मैथ के वो लेते हैं, मैथ में कोई हमें a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला पहले से दिया गया है, हम याद कर लिए हैं। अब इस फार्मूला का उपयोग करके हम कोई अपना समस्या जो हमारा सवाल है उसको हल करेंगे, तो मीन्स क्या हो जाएगा, डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो फार्मूला दिया गया है, हम अपना बुद्धि लगा नहीं रहे हैं, वो फार्मूला को हम सीधा याद कर चुके हैं और उस फार्मूला को जो है हम यहाँ पे कोई भी सवाल को सोल्व करने में अप्लाई कर रहे हैं, उसके नियम को या उसके तहत को नियम कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो है वहाँ पे थ्योरम होता है, जिस थ्योरम का उपयोग जो है एवोगाड्रोज लॉ होता है, बहुत सारे नियम हैं जिसका उपयोग समस्याओं को हल करने में मिलता है। तो ये हो जाता है निगमन तर्क। तो एक समझ गए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे हमारी बातों को जो हम कहना चाह रहे हैं। मतलब इसमें जो है फार्मूला या जो भी नियम है ये पहले से दिया हुआ है, इसका उपयोग करके व्यक्ति अपना निष्कर्ष तक पहुँचता है, तो वो होता है निगमन तर्क। जो अपना अनुभव और निरीक्षण के आधार पर चीज़ों को निष्कर्ष निकालता है वो होता है आगमन तर्क। इंडक्टिव और डिडक्टिव होता है जो पहले से दिया हुआ है नियम या तथ्य, उसके आधार पर कोई काम हो तो होता है डिडक्टिव रीजनिंग। समझ रहे हैं ना। और बाकी जो है आपको अगर अच्छे से पढ़ना हो तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से जाके अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं। और बाकी तो हम यहाँ पर बता ही रहे हैं। देखिए चौथा पॉइंट है मूल्यांकनात्मक तर्क, इवेलुएटिंग रीजनिंग। देखिए इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति जब किसी घटना या समस्या का समाधान निकालता है तो वह प्रत्येक संभावित उपाय के गुण व दोष की जांच परख करता है। व्यक्ति दूसरे के द्वारा सुझाए गए उपायों को भी जांच परख के बाद स्वीकार करता है। देखिए इवेलुएटिव रीजनिंग है, मूल्यांकनात्मक तर्क। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मूल्यांकनात्मक तर्क वो होता है कि जब कोई काम हमने किया उससे जो भी रिजल्ट मिला, उसके बीच में जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी रिजल्ट मिला, तो हम उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके पूरे प्रोसेस को एक बार दिमाग में देखते हैं कि वो कैसे से कैसे किए हैं, तो हमको आज जो है सफलता मिल गया है, मतलब उसका हम मूल्यांकन कर लिए। वही जो होता है मूल्यांकन तर्क भी वही चीज़ होता है कि इस प्रकार का जो तर्क होता है ये व्यक्ति में जब किसी घटना या समस्या का समाधान निकालना होता है तो वह प्रत्येक संभावित उपाय के गुण और दोष, मतलब जिस किसी के अंदर मेरिट और डिमेरिट जो होता है उसको देखता है, जांच परख करता है। और जो है चाहे वो किसी दूसरे के द्वारा भी सुझाए गए क्यों ना हो, उसको जो है जरूर जांच परख करता है और फिर जो है उसको स्वीकारता है, एक्सेप्ट करता है। और यही जो है जांच परख क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है। सीधा समझ लीजिए कि मूल्यांकन तर्क वह तर्क होता है जिसमें व्यक्ति के कोई भी घटना या समस्या का समाधान निकालता है तो उसका वो क्या करता है, जांच परख करता है, गुण और दोष को जांच परख करता है और तब जाके अंत में उसको स्वीकारता है। और यही जो है मूल्यांकनात्मक तर्क हो जाता है, इवेलुएट तर्क होता है। समझ गए। चलिए चौथा और आखिरी है सादृश्यात्मक तर्क, एनालॉजिकल रीजनिंग। सादृश्यात्मक तर्क क्या होता है, इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति एक ही प्रकार की दो घटनाओं में समानता के आधार पर का विश्लेषण करता है। देखिए सादृश्यात्मक तर्क क्या होता है, एनालॉजिकल रीजनिंग। तो इस प्रकार के जो तर्क होता है व्यक्ति में एक ही प्रकार की दो घटना में समानता के आधार पर विश्लेषण करता है। मतलब ये जो है सादृश्य, सादृश्य मतलब समान दृश्य, समान दृश्य मतलब समान जो है क्या होता है, यहाँ पे समान आधार पे जो है चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है और यही जो है एनालॉजिकल रीजनिंग होता है। तो ही कहता है कि इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति एक ही प्रकार के दो घटना, मतलब दो घटना जो हुआ है दोनों एक ही प्रकार के हो घटनाओं में और दोनों घटनाओं में कुछ न कुछ समानता देखे और इसी समानता के आधार पर जो विश्लेषण करता है तो जो है ये क्या हो जाता है, एनालॉजिकल रीजनिंग होता है। मतलब समझिए दो प्रकार के घटना है, एक प्रकार की एक घटना है, समझिए मैं एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है, इसमें हमने दे दिया 1 2 3 5 दे दिया
और बीच में हमने 6 दे दिया, ठीक है। इधर एक बॉक्स हमने बताया, इधर एक हमने बॉक्स बनाया, इसमें हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना सारा दे दिया। पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स एक है, मतलब इसको समझिए कि दो घटना है। अब इस एक ही प्रकार के दो घटना है, चूँकि ए भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, इस आधार पर समझिए कि ए भी स्क्वायर है, ए भी स्क्वायर है, दोनों एक ही प्रकार के घटना है। बट इसमें समानता क्या दिख रहा है कि इसमें भी 2 3 है, 1 है, इसमें भी 2 3 1 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। मतलब इसमें का जो टोटल अंक है वो इस वाले में है। इस घटना का जो है वो इस घटना में पूरे के पूरे अंक है, जो इसमें नहीं है वो 7 और 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो भी अंक है वो इसके अंक से हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इसमें का जो है इसमें टोटली के टोटली आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे गौर से, मतलब विश्लेषण करेंगे। तो यही जो हो जाता है सादृश्यात्मक तर्क यानी एनालॉजिकल रीजनिंग हो जाता है कि दो घटना है, बट दो घटना में जो है क्या हो, एक ही प्रकार की दो घटना हो, एक ही प्रकार के दो घटना हो, घटनाओं में जो है समानता के आधार पर विश्लेषण हो, मतलब दोनों घटनाओं में जो समानता देखे एक दूसरे में, उसके आधार पर जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो भी विश्लेषण होगा, उसका जो है वही जो है सादृश्यात्मक तर्क कहलाता है, एनालॉजिकल तर्क कहलाता है। हमने बता भी दिया, ठीक है, कि इधर एक व्यक्ति है, इधर एक व्यक्ति है, इसका कुछ समानता और इसमें कुछ जो समानता है, ये दोनों एक दूसरे में समान दिखता हो, ठीक है। ये एक घटना है, यह एक घटना है, यह भी एक घटना या समस्या कुछ भी हो सकता है। ये दोनों घटना जो है एक ही प्रकार का है, जिसका कुछ जो है समानता, मतलब ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, लेकिन इसके अंदर गुण अलग है, इसके अंदर गुण अलग है, लेकिन थोड़ा गुण जो है जो कि इसमें भी है और थोड़ा गुण इसमें भी है, जो कि दोनों के गुण मैच करता है। तो यही जो दोनों का गुण मैच करता है, तो जो मैच वाला जो दोनों को गुण होगा, उसी गुण के आधार पर जो है जो विश्लेषण जो हल निकाला जाएगा, वही जो है क्या हो जाता है, सादृश्यात्मक रीजनिंग हो जाता है। आपने क्या समझा कि दोनों तो कहीं ना कहीं है आदमी ही, दोनों जो घटना है एक ही प्रकार का है, बट इसके समानता क्या है, विचार, मतलब इसका कुछ विचार इससे मिल रहा है या इसका कुछ विचार इससे मिल रहा है, मतलब दोनों के विचार सेम है, यानी समानता दोनों घटनाओं के, एक ही प्रकार के दो घटना है, दोनों घटनाओं में समानता के आधार पर जो विश्लेषण किया जाएगा, यानी इसके दोनों के सेम विचार पर जो विश्लेषण किया जाएगा, और यही जो है होता है आपका क्या चीज़, सादृश्यात्मक तर्क, एनालॉजिकल तर्क होता है। हमने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया, इंडक्टिव, डिडक्टिव, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे एक था एवल्यूएटिव रीजनिंग और एक एनालॉजिकल रीजनिंग, मतलब आगमन निगमन, आगमन में खुद से एक्सपीरियंस से, निगमन में जो पहले से दिया हुआ है उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकलेगा, मूल्यांकन में जो काम हम कर चुके हैं, जो रिजल्ट निकला है उसका जो जांच परख करेंगे गुण अवगुण को, वो होता है मूल्यांकन वाला में। और सादृश्यात्मक में होता है कि जब दो घटना है एक ही प्रकार के, लेकिन कुछ उसमें जो है दोनों में समानता है, और उस समानता के आधार पर जो विश्लेषण करेंगे, जो हल निकालेंगे, वो सादृश्यात्मक तर्क होता है। समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।